चलिए आज हम लोग स्टार्ट फिर करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के सेकंड एक्सरसाइज का ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे आप क्लियर करेंगे, कैसे समझेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है। वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो दो रूल को फॉलो करते हैं, एक ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम। तो यही या एक ही कह लो या दो कह लो। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल, ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपने अगर मार्क कर दिया कि ये है ए बी और इसको चलिए हम कह लेते हैं सी ही कह लेते हैं। ठीक है, या इस पॉइंट को अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले तो सबसे अच्छा रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए को रिप्रेजेंट बाय द ए कह लेते हैं और इस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर बी कह लेते हैं। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल रूल ये कहता है किसी भी वेक्टर के अगर हेड से किसी वेक्टर के टेल, भाई टेल को जोड़ने का मतलब है हम फ्री हैं, अगर ए का डायरेक्शन हम इधर दे दें चाहे हम इधर दे दें। चलिए हमने डायरेक्शन इधर दे लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इनके हेड से देखिए इनका ये हेड है, ये हेड हो गया, इनका एक टेल कहलाएगा। ठीक है, हेड से इनका क्या हो गया, टेल जुड़ा हुआ है। और तीसरा कोई वेक्टर अगर इनका क्या कर रहा है, अपोजिशन, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोज कर रहा हो, तो दिस अपोजिशन वेक्टर ओबी वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तब इसी को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। और लिखने का तरीका क्या बताया, ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो ओबी जो वेक्टर होगा दैट इज वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ए बी। मैंने ओ इसीलिए लिया कि हमें यहाँ से दो फायदा हो रहा है। अभी हम लोग आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो दो पॉइंट मान लो ये है बी है, उसका हमें यहाँ फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ भी पढ़ लेंगे, एक बार वहाँ भी पढ़ेंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर अगर यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। इसका बहुत यूज मिलेगा आगे के एक्सरसाइज में, इसका बहुत यूज मिलेगा। फिलहाल तो एडिशन की प्रॉपर्टी हमारी बस इतनी कह रही है कि अगर कोई ट्रायंगल में तीन साइड को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एरो डायरेक्शन दे दिया जाए, हम अकॉर्डिंग टू अगर ओरिजिन से ले लें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी। तो अब हम फ्री है ए बी का डायरेक्शन चाहे इधर दे चाहे इधर दे लें। अगर हमने ये डायरेक्शन दे दिया तो उस केस में हमारा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका हेड इनके टेल से जुड़ गया और इनके हेड जहां पे इनका हेड आ रहा है वहीं पे इनका हेड जाके क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यानी कि दिस ओबी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बात इतनी समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल रूल है। इसी के अनुसार हम आगे करेंगे। पैरेललोग्राम में भी यही कहा जा रहा है, पैरेललोग्राम में भी कह रहा है कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को वेक्टर ए और इसको आप वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दो तो इसका डायगोनल जो होगा दैट इज रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका पैरेललोग्राम कह रहा है। कैसे देखिए, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर हुआ डायरेक्शन। चूंकि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। अगर डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ये बी है तो ये भी बी होगा। अब आपको मैंने क्या बताया, इनके हेड से इनका क्या होगा, टेल जुड़ा हुआ है। ये वेक्टर अगर हम कहें डायरेक्शन दे दें तो अपोज कर रहा है, तो वेक्टर आर यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ। तो यानी यहाँ पे आर क्या रिजल्टेंट है। इसी फॉर्म में अगर ये बताते तो हम इसको क्या करें, तबाह करते, लेकिन हमने ओ के रिस्पेक्ट में लेकर के ओ ए ओ बी निकाल करके कर दिया है। ठीक है, तो यही आपके दो रूल आते हैं जो कहलाता है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर।
अब अगर आपको एडिशन समझ में आ गया तो लगे हाथ सब्ट्रैक्शन भी समझ लिया जाए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर हम इनको ए बी कह रहे हैं तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस, अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो गया, निगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। या तो निगेटिव साइन यहाँ पे निगेटिव साइन लगाने का मतलब क्या हो गया कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यही क्या है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, अब ओ बी वेक्टर अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो चलिए डायरेक्शन चेंज करके हम दिखाते हैं कैसे आ रहा है। जैसे ही आपने ये डायरेक्शन चेंज किया, ये आपने कहा था ये वेक्टर ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे हमने कहा था वेक्टर बी, ये डायरेक्शन अब मेरा इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट कौन सा हुआ है, अब इनके हेड से इनका टेल देखिए जुड़ा, इनका हेड यहाँ तक आया, हेड ये है, टेल जुड़ा, ये अपोजिशन वेक्टर हो गया। तो रूल जो कह रहा है कि यही अपोजिशन जो वेक्टर होगा, अपोजिट वेक्टर रिजल्टेंट है, यही हमारा रिजल्टेंट है, चाहे हम इसको रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर कहें, ये बात है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका किसका सम होगा, दैट इज ओ बी प्लस क्या हो जाएगा, अब तो हमें बी ए लिखना पड़ेगा ना, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इजिली ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालें तो क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी को मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो ये अगर हम निकालें ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगा ओ ए माइनस बी ए हो जाएगा, ओ ए माइनस बी ए। अब क्या करते हैं कि इसको हम यहां पे हमारा क्या आया हुआ है, ओ ए माइनस ओ बी आ गया हुआ है, ठीक है। ओ ए माइनस सॉरी यहाँ पे ओ ए माइनस ए बी, ठीक है। तो अब हमको क्या कर लेना है, अगर हम डायरेक्शन की बात यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लिए तो हमारा क्या आ रहा है, बी ए, तो वही हम बी ए लिख लें, ये माइनस साइन यहाँ से दे करके क्या करें, सीधा सीधा हटा करके प्लस साइन हटा करके हम क्या लिख देंगे, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो वही आपका, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ओ ए प्लस माइनस बी ए, माइनस साइन हटाएंगे तो वही ये भी हो जाएगा, नहीं तो ओ ए प्लस ए बी, तो ये देखिए क्या आ गया, ओ ए प्लस, इसको हम साइन माइनस यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो गया। तो मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे प्लस लिख करके और अगर माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन हमारा बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही मतलब है कि अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी को क्या कर लेना है, प्लस लगा करके आगे माइनस साइन, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखना है। चलिए प्रॉपर्टीज में आते हैं तो फर्स्ट जो है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। ये वेक्टर का जो सम होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ये हो गया प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो आ रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मतलब इनके आर्डर को चाहे जिस आर्डर में आप लिख लो इनका एडिशन पॉसिबल है, और यही कहलाता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब वेक्टर का एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और चाहे आप ऐसे जोड़ लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी किसी भी आर्डर में आप इनको ऐड करो तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, पहले बी सी को ऐड करेंगे तब ए से जोड़ेंगे, और यहाँ पे बी को ऐड करेंगे तब सी से जोड़ेंगे,
तो ये दोनों ही रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो ट्रू फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एक प्रॉपर्टी और आ रही है थर्ड जो है, जो कि क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जीरो एक ऐसा वेक्टर है, किसी भी वेक्टर में आप जीरो जोड़ दो, चाहे a प्लस जीरो कर लो, चाहे जीरो प्लस ए करो, दैट इज आपका यही आएगा। तो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर है ये, ठीक है, यानी एडिशन का ये आइडेंटिटी वेक्टर है। ठीक, तो अब प्रॉपर्टी के बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। multiplication of a vector by a scalar। किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपको वेक्टर ए दिया है और इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर ज्योमेट्रिकली हम बात करें दिखाने की, सपोज दैट इस वेक्टर ए का लेंथ जो है यहाँ तक है, यही हमारा वेक्टर ए है। लेम्डा की वैल्यू को अगर हम ऐसे समझने के लिए कर ले कि 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसका लेंथ जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाएगा। मतलब यही हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 2a वेक्टर, यही मतलब है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये दोनों वेक्टर तो पैरेलल ही है या कोलिनियर है तो वही वेक्टर, बस लेंथ बदल गया। तो चाहे कोलिनियर कह लो चाहे पैरेलल कह लो, तो अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसी के कोलिनियर या उसी के पैरेलल एक नया वेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये समझने की भी चीज है। अब आता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। चलिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखा जाए क्या है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को समझने के लिए चलिए हम 3D लेते हैं, जिसमें हमने इसको कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, ठीक है। हम इन तीनों एक्सिस पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0 0, दूसरे वाले पे पॉइंट बी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 0 1 0 और तीसरे वाले पे पॉइंट सी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 1, ठीक है। अब बात करें OA क्या कहलाएगा, एक वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है। अगर OA की बात करें तो OA इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी यूनिट वेक्टर है। तो हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज OA, और वेक्टर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसको डिनोटेड बाय आई। अब हम इसको केवल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, कैट, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय द कैट, कैट लग जाएगा। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा जे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कहलाएगा यूनिट वेक्टर इज के। मतलब हम ये कहें कि हमारा एक्चुअल में यही OA वेक्टर ही क्या है, आई है, और OB वेक्टर ही क्या है, जे है, OC वेक्टर ही क्या है, के है। तो ये तीनों डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये तीनों वेक्टर क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। अब यहीं से चलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को और बढ़िया से क्लियर करने। किसी 3D में आप 3D डायमेंशन का आप ये ले लीजिए और इसमें हम नया एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं दैट इज PXYZ, ठीक है। अब इस PXYZ को
पहले तो हम 2D पे आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। 2D की बात कर लें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये x डिस्टेंस होगा, ये हमारा y डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए इस डायरेक्शन को हम कह रहे हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी हम केवल 2D की बात कर रहे हैं। तो इस 2D वाले में OM वेक्टर कितना होगा? OM जो वेक्टर होगा, तो जो भी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वेक्टर हमें मिलेगा। इसी तरीके से MP जो वेक्टर होगा, MP वेक्टर, तो वो हमको क्या मिलेगा? Y और मल्टीप्लाई उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये OP वेक्टर, जब हमने इसको कहा OM वेक्टर, इसको कहा MP वेक्टर, तो ये OP क्या है? रिजल्टेंट है। ये तो हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है दोनों का। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आ रहा है OP वेक्टर, दैट इज क्या आ गया? OM प्लस MP, इन दोनों का क्या है? सम है। अब यही वेक्टर क्या निकल के आ रहा है? OP वेक्टर। तो ये OP वेक्टर जो आ रहा है, तो यहाँ पे OM मतलब हो गया XI प्लस ये हो गया YJ। तो देखिए 2 डायमेंशन में आपका आ रहा है XI प्लस YJ, और अभी जस्ट आप लगे हाथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, तो OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अंडर रूट क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आया, जिसको हम बाद में लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड जो निकल के आ रहा है OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i वेक्टर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर। ये तो आ रहा है, यही हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम डायरेक्टली इन सारी बातों को 3D में आकर के सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे? ZK बढ़ा लेंगे प्लस ZK, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3D के लिए हमारा वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो वेक्टर जब हम निकाल रहे हैं, जब हम वेक्टर निकाल रहे हैं, तो हमारा यही OP वेक्टर आएगा XI प्लस YJ प्लस ZK आएगा। और मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड जो इसका निकल के आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें कंपोनेंट आपको क्लियरली पता चल गया कि यही कहलाएगा स्केलर कंपोनेंट। तो अगर इसमें हम स्केलर कंपोनेंट की बात करें, स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट x y z है, ये तीनों हमारे क्या है? यही हमारा स्केलर कंपोनेंट है। और इसमें वेक्टर कंपोनेंट की बात करें, वेक्टर कंपोनेंट में आ जाए तो XI YJ ZK, इनको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, और ये कहलाएगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट हो गए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जब आपको स्केलर वेक्टर कंपोनेंट पता चल गया, तो अब हम लोग चल रहे हैं एक बार फिर से एडिशन को ही समझने। अगर आपको वेक्टर A दिया हुआ हो A1i प्लस A2j प्लस A3k, और दूसरा वेक्टर आपको B दिया हो B1i प्लस B2j प्लस B3k, और आपको निकालना हो इन दोनों वेक्टर का एडिशन, यानी कि दोनों को प्लस करना हो, तो सिंपल सा इसका एडिशन एक्सप्लेन हुआ कि i के कोफिशिएंट को i से जोड़ेंगे। भाई i का भी तो जोड़े जाते हैं अलजेब्रा में,
तो लाइक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 प्लस b1 आई आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस b2j आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a3 प्लस b3k आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन। इसी तरीके से अगर आपको माइनस भी करना हुआ कि वेक्टर a माइनस बी, तो क्या कहा था यहाँ प्लस लेकर के माइनस से मल्टीप्लाई, तो आगे हमारा वैसे ही काम होगा। तो ये निकलेंगे a1 माइनस b1 आई प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। अगर दो वेक्टर मान लो कंपोनेंट फॉर्म में यानी i j k के फॉर्म में दिया हुआ है, i j k फॉर्म को एक और नाम से भी जाना जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर i j k के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया है और आपसे कह दे कि अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, इसका सीधा सा मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू क्या होगा b1। इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू b2 और a3 इज इक्वल टू b3, मतलब i के कोएफिशिएंट बराबर होंगे, j के कोएफिशिएंट बराबर होंगे, k के कोएफिशिएंट आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तभी वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप किसी वेक्टर को कांस्टेंट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टॉपिक आपने ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन उस वक्त हम लोग कंपोनेंट नहीं जानते थे, इसलिए आपको केवल डायग्राम बना करके ज्योमेट्रिकली मैंने लेंथ बना करके दिखा दिया था कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट फॉर्म की अगर बात करें तो अगर आपका वेक्टर है वेक्टर a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और अब आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो लैम्डा से, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी लैम्डा a1i, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, i आपका अलग हो जाएगा, प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k। इस तरीके से आपका नया वेक्टर मिलेगा। और इसी में एक हमको मिल जाएगा कि अगर दोनों वेक्टर, ये वास्तव में अभी भी बात हो रही थी कि पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल का हम कंडीशन निकाल लें कि इफ वेक्टर a इज इक्वल पैरेलल टू वेक्टर b, या इसी को हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज कोलिनियर टू वेक्टर b, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तो बात तो यही डिफिनीशन में भी दिया था कि वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर b होगा, ये तो बताया था डिफिनीशन में। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर ले तो a की वैल्यू जो है a1i प्लस a2j प्लस a3k, यही तो वेक्टर ही अभी भी हमने यहाँ सपोज किया। इसी तरीके से लैम्डा में आते हैं तो वेक्टर b को लिख लें b1i प्लस b2j प्लस b3k, और लिख करके हम क्या कर लेते हैं यहाँ से कि i के कोएफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, और देखें क्या मिल रहा है, तो a1 माइनस लैम्डा b1 i आ गया प्लस a2 माइनस लैम्डा b2 j आ गया प्लस a3 माइनस लैम्डा b3k इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 वेक्टर आया। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लें, कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करें तो यहां से हमको a1 माइनस
लेमडा b1 इक्वल टू क्या मिलेगा, उस साइड तो i भी 0, j भी 0, k भी 0, सब तो 0 है, तो यानी a1 माइनस लेमडा b1 इज 0। इसी तरीके से a2 माइनस लेमडा b2 इज 0, और तीसरा आपको मिला a3 माइनस लेमडा b3 इज 0। हर जगह से लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालें, हो सकता है नीचे न दिखे आपको, ऊपर नोट कर देते हैं। तो लेमडा की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगा a1 बाई b1 मिलेगा ऐसा, और इक्वल टू लेमडा b1 डिवाइड में आ जाएगा b1, तो लेमडा की वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से लेमडा की वैल्यू यहाँ से a2 बाई b2, और तीसरे वाले से लेमडा की वैल्यू a3 बाई b3। तो हम कह सकते हैं कि सब जब लेमडा की ही वैल्यू है तो आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब हो गया कि a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। तो ये कंडीशन किस केस में हमें मिला, हमें मिला कि व्हेन वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b आर कोलिनियर, पैरेलल आर कोलिनियर, इसी केस में तो मिला। तो ये हमारा एक कंडीशन मिल गया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे तो कंपोनेंट फॉर्म में a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे दूसरी एक्सरसाइज में ही निकल जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे ही आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हो, दो कांस्टेंट आपके पास हो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हैं, एंड के एंड एम आर कांस्टेंट, के एंड एम आर कांस्टेंट या स्केलर जो भी आता है। ठीक है, ये दोनों स्केलर में कांस्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी ही है कि वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर ए, अगर दो वेक्टर आपको ऐसे दिए गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में वेक्टर ए तो कॉमन ही हो जाएगा, तो k प्लस एम वेक्टर ए, मतलब हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का मतलब है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहा है, सेकेंड, कि एम वेक्टर ए, तो इसको हम लिखेंगे कि एम वेक्टर ए, मतलब ये हुआ कि स्केलर का मल्टीप्लाई करके फाइनली तब हम वेक्टर ए साथ में लिख लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है थर्ड, कि अगर आपको कोई कांस्टेंट है k और वेक्टर a प्लस बी दिया हुआ हो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी दोनों में अलग अलग k से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों का एक टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चंस को देखेंगे। इतना इंट्रोडक्शन देखने के बाद जब तक आप क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज को नहीं देखेंगे तब तक ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं होगा। तो इसको देखने के तुरंत बाद आप एक्सरसाइज में ही करके देखिएगा, करिएगा, इजीली क्वेश्चंस होने लगेंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ये 2 टॉपिक और छूट रहा है। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी
कवर कर लिया जाए, या चलिए उसको कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे उसमें वो हम आपको बता देंगे, ठीक है।